Hello students and welcome back to the virtual classroom of Gyan Manjari Vidyapit Muva. Students, in the last session we understood about the subsidiary alliance that was introduced by the British governors. Right? So, do you recall what is the subsidiary alliance? Subsidiary alliance was a kind of strategy developed by the British people, right? In that there were certain conditions. There were mainly three conditions into that. The first condition was that if you are entering into the subsidiary alliance with the British, that means with the company at that time, you are not allowed to keep your own army. जो भी महाराजा थे वो अपनी प्राइवेट आर्मी नहीं रख सकते थे. First thing. Second thing, if you want to have the army will be given by the British people only. That was known as the subsidiary forces. Subsidiary armies ब्रिटिश के द्वारा दी जाती थी और उसके लिए हमें मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि जो राजा थे उसको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी होती थी. और अगर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर राजा जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट देने में फेल हो जाए या फिर नहीं दे पाया तो उसकी टेरिटरी का एक हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर में चला जाएगा. राइट. स्टार्टअप है हैदराबाद और अवध, इन दोनों एरिया को ब्रिटिश ने सब्सिडरी अलायंस के तहत चलाया था और दैट वाज द स्टार्टअप ऑफ देयर ओन रूल इन इंडिया. सब्सिडरी अलायंस कुछ ऐसी चीज थी कि जिसने राजाओं के हाथ काट लिए थे कि अगर मेरे पास खुद की आर्मी ही नहीं है, अगर मैं अलायंस में उतर गया तो आई डोंट हैव माय ओन आर्मी, तो फिर अगर मुझे ब्रिटिश से कोई प्रॉब्लम होगी और अगर मैंने मान लो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं दिया, सो आई वुड हैव बीन थ्रोन इनटू द जेल इफ आई एम अ किंग. इफ आई वर अ किंग और मैंने अगर ब्रिटिश को मना कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं दूंगा, तो वो मेरी टेरिटरी ले लेंगे. और फिर अगर मान लो कि मैंने रेबल किया कि नहीं यार मैं टेरिटरी भी नहीं दूंगा, राइट, सो मैं युद्ध कैसे करूंगा क्योंकि सारी फोर्सेस जो थी वो तो ब्रिटिश कमांड मानती थी. I didn't have my own army, right? So that was the situation at that time, right? So उस समय पे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए एक इंसान होता था जिसको कहा जाता था कलेक्टर, right? तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है that who is a collector and what is his role? कलेक्टर कौन होता है और उसका रोल क्या था, right? So to manage the kingdoms that were annexed, the British introduced new structures in the military, judiciary and the local administration. राइट. तो अपने किंगडम को चलाने के लिए यह कहा जाता है कि ब्रिटिश ने नए स्ट्रक्चर चलाए थे, राइट, नई मिलिट्री बनाई थी, नई जुडिशरी बनाई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, उसका लोकल गवर्नेंस भी बनाया था. कलेक्टर वाज द पार्ट ऑफ दैट, राइट. सो इन टुडे सेशन एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बाय द ब्रिटिश. तो हम अभी तक ये तो जान चुके हैं दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स टू गवर्न देयर टेरिटरीज. हैदराबाद और अवध उसके अंडर थे, उसके कंट्रोल में थे. तो अपनी वो जो टेरिटरी, वो टेरिटरीज उनकी थी, तो उसकी टेरिटरी पे सरकार चलाने के लिए ब्रिटिश ने नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए थे. तो आज यही हम सीखने वाले हैं कि नया एडमिनिस्ट्रेशन क्या था. Right? So the slide starts with the setting up a new administration. नए एडमिनिस्ट्रेशन की रचना. So Bombay, Madras and Calcutta, you can see these places marked into the map over here. As the company's power expanded to new territories such as Bombay, Madras, it set up a new administration to gain complete control over these areas. जैसे ही कंपनी की पावर बढ़ी, उसने अपना पावर एक्सपांड किया, उसकी सत्ता बढ़ी नई टेरिटरी की ओर, राइट, बॉम्बे और मद्रास में. तो ब्रिटिश ने नई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाई कि जिससे वो अपने एरिया में पूरा कंट्रोल पा सके. तो पहले हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं, राइट. अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है देन दिस सिस्टम्स आर देयर ऑन पेज नंबर 21 और उसके ऊपर से दो क्वेश्चन निकलेंगे जो ये पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हमें समझा देंगे, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रेसिडेंसीज, हु रूल्ड देम. प्रेसिडेंसीज क्या था और उसको रूल कौन करता था, और दूसरा था हु वाज अ गवर्नर जनरल, राइट. पेज नंबर 21 पे आपको जो पैराग्राफ मिलेंगे, राइट, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें यही आपको देखने को मिलेगा. अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ लो तो आपको एनसीईआरटी बुक की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा.
सो सबसे पहले व्हाट वर द प्रेसिडेंसीज? सो द ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अलग अलग यूनिट्स में उसने एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया था, यानी कि ब्रिटिश की जितनी भी टेरिटरी थी वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड हो चुकी थी और हर एक यूनिट को प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, राइट। और हर प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए हु रूल्ड देम? तो ईच प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर। हर प्रेसिडेंसी को रूल कौन करता था? गवर्नर। तब के जो गवर्नर थे वो इन सारी प्रेसिडेंसीज को रूल करते थे, राइट। सेकंड, हु वाज द गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल कौन था? द गवर्नर जनरल वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसका गवर्नमेंट सिस्टम था, राइट, उसका जो सुप्रीम हेड यानी कि सबसे सर्वोच्च इंसान, जिसे हम आज के जमाने में हमारी डेमोक्रेसी में सबसे सर्वोपरि कौन है? प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट, राइट। तो प्रेसिडेंट जो है उसका मेन रूल चलता है, राइट। वैसे हमारी डेमोक्रेसी के अंदर सारे अलग अलग अथॉरिटीज का अलग अलग रूल होता है, लेकिन अगर उसको हमें कंपेयर करना है तो हम प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट सिटीजन यानी कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो कोई प्रेसिडेंसी में था, राइट, उसे जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का सबसे हाईएस्ट पर्सन था उसे हम गवर्नर जनरल कहेंगे। इसके बाद अगर पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 आपके पास एनसीईआरटी बुक है और उसके आप सेकंड पैराग्राफ को रीड करो, पेज 21 का सेकंड पैराग्राफ और पेज नंबर 22 का फर्स्ट पैराग्राफ, तो आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो क्या मिलेगी? व्हेन वाज द न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड? उन लोगों ने न्याय की नई सिस्टम बनाई थी, तो वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? और हाउ मेनी कोर्ट्स डिड ईच डिस्ट्रिक्ट हैव? हर जिले में कितनी कोर्ट्स थी एंड व्हाट वर दे? वो क्या क्या थी, राइट। तो सबसे पहले न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1772, राइट। न्याय की जो नई सिस्टम उन लोगों ने बनाई थी वो 1772 में एस्टैब्लिश हुई थी उस समय पे, राइट। और हाउ मेनी कोर्ट्स डिड ईच डिस्ट्रिक्ट हैव? हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी कोर्ट होती थी? सो देयर वर 2 कोर्ट्स इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। एंड व्हाट वर दे? वो कौन सी थी? अ क्रिमिनल कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट, जिसे कहा जाता था फौजदारी अदालत एंड द दीवानी अदालत। सो व्हाट इज द क्रिमिनल कोर्ट? सॉरी, क्रिमिनल कोर्ट्स वर द कोर्ट्स जहां पे सारे क्रिमिनल केसेस को हैंडल किया जाता था। क्रिमिनल केस यानी कि डकैत, खून, चोरी, मारामारी, ये सारे जो हैं, राइट, यानी कि अगर हम किसी इंसान की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्रिमिनल केस बनता है। जो केस में इंसान की लाइफ को थ्रेट होता है उसे हम क्रिमिनल केस कहते हैं। और दूसरा है सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी अदालत, जहां पे ट्रांजैक्शंस, बिजनेस, मनी, इन सब का जहां पे ट्रांजैक्शंस, बिजनेस या फिर मनी, राइट, इन सब का जहां पे केस चलता है उसे हम सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी अदालत कहते हैं, राइट। नाउ रीड द सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 22 इन द एनसीईआरटी बुक, राइट। और कलेक्टर की ड्यूटीज को हमें अंडरलाइन करना है, राइट। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है तो वी हैव द ड्यूटीज ओवर हियर, राइट। सो वही पैराग्राफ यहाँ पे है वो हम देखते हैं। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कलेक्टर कौन है? तो जो प्रिंसिपल होता है कोई एक टेरिटरी का, इंडिया में कोई एक जो डिस्ट्रिक्ट है, राइट, उस डिस्ट्रिक्ट का मेन जो हेड था उसे कलेक्टर कहा जाता था। एज द टाइटल सजेस्ट, उसके नाम से ही जैसे हमें पता चलता है उसकी ड्यूटी ये है। सो द अंडरलाइन ब्लू पार्ट जो आपको दिख रहा है, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द कलेक्टर, राइट। हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। तो कलेक्टर की मेन जॉब क्या थी कि रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करें, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कायदे और कानून को बनाए रखें पूरे डिस्ट्रिक्ट में, राइट। उसके डिस्ट्रिक्ट में कायदा कानून चलना चाहिए। कौन सा कायदा कानून? द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, द लॉ एंड ऑर्डर विच वर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट। तो एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाता था जो ब्रिटिश गवर्नर के जो भी कायदे कानून बनाए गए हैं उसको वहां पे चलाए, राइट, उसको मेंटेन करे, वहां पे रेवेन्यू और टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करे। और इन सब के लिए उसको हेल्प कहाँ से मिलेगी? जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास, राइट। कोर्ट में क्रिमिनल कोर्ट और दीवानी कोर्ट, इन दोनों कोर्ट के जो जजेस थे उनकी मदद लेते थे, फिर पुलिस के ऑफिसर्स की मदद लेते थे जिसे हम आज इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर कहते हैं, और दरोगा यानी कि जो हवालदार होते थे,
राइट, उन सब की मदद से वो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे और रेवेन्यू टैक्सेस कलेक्ट करते थे। हिज ऑफिस, कलेक्टर के ऑफिस, जिसे कहा जाता है द कलेक्टोरेट, क्या कहा जाता है उसे? द कलेक्टोरेट, बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टेडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। उसकी जो ऑफिस थी वो एक सेंटर बन गई, इट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज, राइट, सत्ता की और शासन की एक सेंटर बन गई थी कलेक्टर की ऑफिस, राइट, और जिसने धीरे धीरे अथॉरिटी जो पहले की थी उसको रिप्लेस कर लिया। पहले की अथॉरिटी कौन थी? द किंग्स एंड द किंगडम्स। पहले उन लोगों को क्या मिला था? दे फाउंड द दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स आर स्टैंडिंग फॉर द राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस। टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको दीवानी राइट्स मिले थे, और उस दीवानी राइट्स की जो ऑफिस थी, वहां की जो अथॉरिटी थी, धीरे धीरे कलेक्टोरेट ऑफिस बना के उन लोगों ने पूरी पावर अपने हाथों में ले ली थी, राइट। सो नाउ अगेन पेज नंबर 22 के अंदर द कंपनी आर्मी है, राइट। अगर उसको रीड करेंगे तो नीचे का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हाउ वाज द कंपनीज आर्मी डिफरेंट फ्रॉम द मुगल आर्मी। कंपनी की जो आर्मी थी वो मुगल के आर्मी से कैसे अलग थी, ये भी हम समझ लेते हैं। द मुगल आर्मी वॉज डोमिनेटेड बाय द कैवलरी एंड द इन्फेंट्री वॉज स्मॉल इन नंबर, राइट। कैवलरी यानी कि घुड़सवार जो हाथ में भाला लेकर लड़ते थे वो, राइट, और इन्फेंट्री यानी कि सबसे आगे जो सैनिक लड़ते हैं, जो पैदल जो सैनिक लड़ते हैं उसे हम इन्फेंट्री कहते हैं, राइट। तो मुगल आर्मी जो थी, राइट, वो कैवलरी और इन्फेंट्री में उसके पास सैनिक कम थे। The company army gave importance to the infantry and they were equipped with the muskets and the matchlocks. Right, muskets यानी कि ऐसे लोग जो बंदूक राइफल चलाते थे, सिर्फ तलवार नहीं, उस समय पे वो गन का यूज करते थे, राइट। तो कंपनी की जो आर्मी थी वो इन्फेंट्री यानी कि पैदल चलने वाले सैनिकों पे ज्यादा जोर देती थी, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहती थी, उसको ज्यादा महत्व देती थी। और उसके अलावा उस आर्मी में, इन्फेंट्री में कौन होता था? द मस्केट्स एंड द मैचलॉक्स, यानी कि ऐसे लोग जो गन लेकर फाइट करते थे, नॉट द स्वॉर्ड, नॉट द स्पीयर, भाला और तलवार नहीं, बंदूक से वो लड़ाई लड़ते थे। और उसके सामने इन्फेंट्री और कैवलरी मुगल आर्मी के पास बहुत कम थे, और वैसे भी वो भाले और तलवार से लड़ाई लड़ते थे, right? So that is how the Mughal army was different than the company's army, right? So this is the practice of the NCERT book once more. Sorry, not the NCERT book, the SB book, right? उसमें आप SB 13 ओपन करोगे तो कंसेप्ट टाइम 7 मिलेगा, और आपको उसमें से, ये आपका होमवर्क ही समझ लो आप, कि कंसेप्ट टाइम 7 को रीड करना है। उसमें SB 13 पे वो मिलेगा आपको, और उसमें से आपको राइट 3 पॉइंट्स समराइजिंग द मेन आइडियाज ऑफ द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय ब्रिटिश इन एडमिनिस्ट्रेशन इन योर नोटबुक। ऐसे 3 पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं जिससे आपको पूरा समरी मिल जाए कि कौन से मेन आइडियाज थे चेंजेस के जो ब्रिटिश के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में लाए गए थे, राइट। सो यू नीड टू नोट देम डाउन। और अगर उसका आंसर आपको चाहिए, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, द आंसर इज ओवर हियर ओनली। सो दीज आर द आंसर्स यू आर सपोज टू राइट डाउन फॉर द फर्स्ट होमवर्क। 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश। 3 बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे, वो थे अ सिस्टम ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट थी, और उन कोर्ट्स के ऊपर एक होती थी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत, जो आज की तारीख में हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में, राइट। सो एट दैट टाइम ब्रिटिश ने अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया था कलकत्ता के अंदर। दूसरा जो चेंज था वो ये था कि सिविल सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड टू एडमिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट्स, कलेक्ट टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय पे ब्रिटिश के द्वारा, जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर यानी कि गवर्न करते थे, रूल करते थे, राइट। उसमें से टैक्सेस को कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर वहां पे मेंटेन करवाते थे, जिसके लिए सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था। एंड द लास्ट वाज अ कंपनी आर्मी रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड पीजेंट्स। कंपनी आर्मी ने पीजेंट्स जो थे उसको रिक्रूट किया और ट्रेन भी किया,
जो मजदूर थे उसको आर्मी में रिक्रूट किया और उसको ट्रेनिंग भी दी लड़ाई के लिए, आर्मी के साथ रहने के लिए। राइट, सो गाइस, ये था आज का हमारा सेशन। सो पहला होमवर्क तो आपको मिल ही गया है, द 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश। राइट, ये आपको लिखना है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, सेकंड होमवर्क के लिए आपको SB 14 ओपन करना है। राइट, SB 14 के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा 7.1 एंड 7.2। राइट, तो 7.1 और 7.2 आपको लिखना है। 7.1 इज देयर, व्हाई वर द सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा सिविल सर्विसेज को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसको अबाउट 50 वर्ड्स में लिखना है, जिसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया है। राइट, तो ध्यान से याद कीजिए और लिखिए। सेकंड जो है, राइट, दैट इज द थिंग विच इज टू बी रिटन इन योर ओन थॉट्स। आपके जो विचार है उस विचार के हिसाब से आपको ये लिखना है। डू यू थिंक द कंपनी कुड हैव एक्सपांडेड इट्स रूल अक्रॉस इंडिया इफ द मुगल एम्पायर हैड नॉट डिसइंटीग्रेटेड। अगर मुगल एम्पायर ना टूटता, अगर मुगल एम्पायर हारता नहीं, तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश आर्मी जो है या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री में अपना रूल एस्टेब्लिश कर पाती? क्या कंपनी अपना रूल हमारे पूरे देश में चला सकती अगर मुगल एम्पायर टूटा ना होता? अगर आपको लगता है हाँ तो क्यों और ना तो क्यों नहीं, ये आपको 70 वर्ड्स में खुद लिखना है। राइट, तो ये आपका होमवर्क है आज का। डू इट एंड सेंड इट। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। राइट, अगर फिर भी कोई इश्यू है, यू गाइस हैव गॉट माय नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। Right, but that's it for today's session. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.